पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 160 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, भोपाल त्रासदी होने से पहले स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन को पत्र लिखे थे, लेकिन प्रशासन ने उनके पत्रों को अनदेखा कर दिया था, जिसका नतीजा देश के सामने है। मुझे इन उद्योगों में उसी महाविनाशकारी कांड की पुनरावृत्ति नजर आ रही है। मैंने इसकी शिकायत तत्कालीन मंत्री जी से की थी। तदुपरांत मंत्री जी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण बोर्ड की टीम भेजी थी। दोनों प्रदूषण बोर्डों ने माना है कि उद्योग में पर्यावरण की अनदेखी हो रही है और काफी अनियमितताएं हैं। उन कमियों को पूरा करने के लिए दोनों बोर्डों ने दिसंबर 2011 तक का समय दिया था, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी चुप है और उद्योगों में मानव जीवन के साथ खिलवाड़ जारी है। विगत एक वर्ष में क्लोरीन गैस का 3-4 बार रिसाव हो चुका है। सैकड़ों व्यक्ति प्रभावित होकर अस्पताल में भर्ती हुए एवं मेरे पास उनकी सूची भी है। विराम। ग्रेसिम उद्योग का गंदा पानी चंबल नदी में डाला जा रहा है, जिसने आसपास के 14 गांवों की जमीन का पानी इतना प्रदूषित कर दिया है कि भारत में ऐसी कोई तकनीक ही नहीं है जो इसे पशुओं के भी पीने लायक बना सके। मानव द्वारा उपयोग तो बहुत दूर की बात है। यहाँ के क्षेत्रीय नागरिक कैंसर से पीड़ित होते जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में 19 कैंसर के रोगी पाए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जब दोनों प्रदूषण बोर्ड इन उद्योगों में कमियां देख चुके हैं, वहां के नागरिक परेशान हैं। मेरे पत्र लिखने के बावजूद भी पर्यावरण मंत्रालय कुछ नहीं कर रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चुप है। तब ऐसी स्थिति में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन दोनों उद्योगों को जनजीवन को बचाने के लिए तुरंत बंद करवाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में रासायनिक उर्वरक की खपत राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है और लगभग 83 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उर्वरकों का काम उपयोग जहां मध्य प्रदेश के खाद्यान्न उत्पादन को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर किसानों की आय को भी प्रभावित करता है। मध्य प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति रेल से होती है। आपको अधिकार है बोलने का, इसलिए सदन में इस बात को उठाने का आपको मौका मिल रहा है। किसी और का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप मंत्री जी से कहें तो निश्चित रूप से सुनवाई होगी और उसका निरीक्षण होगा। विराम। महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र रेशम के बुनकरों और मशहूर सुगंध युक्त कतरनी चावल का प्रदेश है। अभी आपने कहा कि 2 विषयों को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन मैं 2 विषयों को साथ साथ बताने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र एक सूखे और बाढ़ दोनों समस्याओं से जुड़ा हुआ है। मेरे 8 ब्लॉकों में सूखे की स्थिति है। बीज सूख गए हैं। कतरनी चावल जिसके लिए मेरा क्षेत्र मशहूर है, उसके बीज सूख गए हैं क्योंकि सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जो पुरानी सिंचाई की व्यवस्था है वह ध्वस्त हो जाती है क्योंकि हर बार मिट्टी का काम होता है। विराम पैरा। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूँ कि वहां पंजाब की तर्ज पर पक्की नहरों का विकास हो, ताकि मेरे क्षेत्र के लोगों को हर बार सूखे की समस्या से असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जो साल दर साल चलती रहेगी, लेकिन तत्काल उन 8 ब्लॉकों को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाए और उचित सहायता दी जाए। विराम। महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक नीतिगत मामला है। सरकार प्रत्येक वर्ष 5 से 6 हजार करोड़ रुपए इंदिरा आवास योजना के तहत देती है। इंदिरा आवास बनाने का जो मानक है वह 108 वर्ग गज का घर होता है। सरकार आम आदमी के नाम पर चल रही है। आम आदमी के जीवन को हमने इतना सुविधाजनक कर दिया है और इस संबंध में मेरा सरकार से आग्रह है कि पहले एक समय था कि सरकार इसके लिए 10,000 रुपए देती थी, फिर 20,000 रुपए किया और 40,000 दिया और अब 70,000 रुपए देती है, लेकिन इससे बात नहीं बनती है। कम से कम आवास की सुविधा अगर आप आम आदमी को राष्ट्रीय आवास नीति बनाकर देना चाहते हैं तो कम से कम ग्रामीण स्तर पर 2 कमरे का आवास बनाकर देना चाहिए, जिसमें बरामदा हो, रसोई हो, शौचालय हो। तब तो एक आदमी को बेहतर जीवन देने की बात आप कर रहे हैं, वरना
सिर्फ पैसा बांटने से काम नहीं बनता है विराम। सरकार अभी जिस तरीके से खाद्य सुरक्षा बिल लेकर आई है, मैं सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं विराम। कल इन नीतियों की खामियों पर कोई बात न उठे, इसलिए लिहाजा उन नीतियों को हम बेहतर तरीके से यदि देश में लागू करेंगे तो अच्छा होगा विराम। सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अंत में बोलने का मौका दिया है विराम। मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार पंचायती राज के संबंध में प्रस्ताव लाई है और उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की आधारशिला त्रिस्तरीय पंचायती राज है। दुनिया में सबसे बेहतर प्रणाली, दुनिया में जनता के प्रति सबसे बेहतर जवाबदेही अगर कहीं है तो वह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। चाहे वह लोकसभा के प्रतिनिधि के माध्यम से हो, चाहे विधानसभाओं के प्रतिनिधि के माध्यम से हो, या गांवों की पंचायतों में उस पंचायत के चुने हुए प्रधान और मुखिया के माध्यम से हो विराम। माननीय अय्यर जी ने हिंदी में इस पर बोलने की शुरुआत की। मैं उनको हिंदी में बोलने के लिए धन्यवाद देता हूं विराम। अय्यर जी अच्छी अंग्रेजी जानते हुए भी उतनी ही अच्छी हिंदी बोले हैं। उनको सुनकर लगा कि उन्होंने मेरी आत्मा की आवाज सुन ली। मंत्री जी भी हिंदी में बोले हैं, जबकि वे अक्सर अंग्रेजी में बोलते हैं। उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं विराम। पैरा, मैं लोकसभा में सीधा नहीं आया हूं। मैं पहले नगर पालिका का चेयरमैन बना, फिर विधायक बना और अब 3 बार से लोकसभा का सदस्य हूं। मैं जब नगर पालिका का अध्यक्ष था तो 5 साल खत्म होने को आए तो किसी ने पूछा कि आप फिर चुनाव लड़ेंगे। तब मैंने कहा था कि यह नगर पालिका नहीं नर्क पालिका है और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे बहुत पीड़ा होती थी विराम। मैं जानता हूं कि जो नगर पालिका के कर्मचारी होते थे उनको वेतन भी हम नहीं दे पाते थे। कई बार मेरे घर का घेराव होता था और एक अध्यक्ष होने के बावजूद भी मुझे उस प्रताड़ना को सहना पड़ता था। उस समय हमारी मंत्री बहन जी ही हुआ करती थी। एक बार उन्होंने नगर पालिका के अध्यक्षों का सम्मेलन किया। मैंने उनसे कहा कि नगर पालिका के कर्मचारियों का वेतन देने के लिए भी आप हमें अनुदान देती हैं और साथ में हमें कर्ज भी देती हैं जो हम कभी चुका नहीं पाते और हम आपके कर्ज को अनुदान मानकर चलते हैं विराम। उस समय नगर पालिका की यह हालत थी। सन 1988 में न तो सांसदों को और न ही विधायकों को रुपया मिलता था। मेरी प्रार्थना है कि पंचायती राज में जो 11वीं अनुसूची में 19वें विभाग में जो अधिकार दिए गए हैं उनको पंचायतों को सौंपना चाहिए विराम। महोदय, पंचायतें गांव की व्यवस्था है विराम। कृषि उत्पादन पर 1% टैक्स लिया जाता है। वह कहाँ पैदा होता है विराम? वह गांव में पैदा होता है, वह शहरों में पैदा नहीं होता है विराम। कृषि बाजार समिति की आमदनी का 15% इन पंचायतों को दे दिया जाए तो उनकी व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी और उन्हें कहीं से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी विराम। हमारे यहाँ 3 तरह की सरकारें हैं। एक केंद्र की सरकार है, दूसरी प्रदेश की सरकार है, तीसरी स्थानीय सरकार है विराम। नीचे की सरकारों का पूरा सशक्तिकरण होना चाहिए विराम। अंग्रेजों के जमाने में जो जिला बोर्ड बनते थे वे अधिकार आज भी उनके पास नहीं है विराम। मंत्री जी ने ठीक कहा कि योजना आयोग को हटा दीजिए। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के बारे में जो बात कही, मुझे लगा कि वह मेरे दिल की भावना व्यक्त कर रहे थे। जहाँ कुछ काम हो रहा है वहाँ केवल आपस में लड़ाई कराई जा रही है। जिला परिषद में जाइए, वहाँ गुट बने हैं और लड़ाई करवाई जा रही है। यह पदाधिकारियों द्वारा करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपस में दुराव है। कहा जाता है कि अगर यह काम कर देंगे तो इतने पैसे की व्यवस्था करके क्षेत्र का काम करवा दूंगा विराम। सरकारी कर्मचारियों द्वारा जिला परिषद और पंचायत समिति के लोग जिस तरह प्रताड़ित हो रहे हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि जरूर कोई व्यवस्था होनी चाहिए। आप योजना आयोग को हटाइए, उनको अधिकार दीजिए। पहले जब मैं घर जाता था तो मेरे घर में 100 लोग खड़े रहते थे। मैं पूछता था कि क्यों आए हो, तो लोग कहते थे कि इंदिरा आवास के लिए आए हैं। कोई कहता था कि लाल कार्ड दिलवा दीजिए, कोई कहता था कि हमें अंत्योदय के कार्यक्रम के अंतर्गत अन्न दिलवा दीजिए। मैं कहता था कि क्या यह सांसद का काम है? 2 वर्षों से जब से मेरे प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हुए,
ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि सुबह कार्यालय में उतरते समय मुश्किल से 10-15 लोग मिलते हैं जिनको मेरे से काम होता है। जिन लोगों को सांसद कोष से कोई काम करवाना है या बात करनी है, केवल उतने लोग मिलते हैं। मैं सबसे कह दिया कि दूसरे कामों को लेकर पंचायतों में जाओ और वहां के काम करवाओ। कहने का अर्थ यह है कि हम लोगों का बोझ बहुत कम हुआ है। विराम।